गुड आफ्टरनून दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी की दिवाली अच्छे से बीती होगी। आज हम 66 बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 14 जो स्टैटिक्स है मेंस का वो लेके आए हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 बता चुके हैं इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं। होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक उस दोनों का डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा टफ था नेचर में, लेकिन इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे, इसका जो कोड को डिकोड कर देंगे तो ये उतना कोई हार्ड नहीं था। और आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों के पास उम्मीद करते हैं क्वेश्चन होगा। तो आप देखिए, इसमें 3 श्रेणी सारणी दिया हुआ है। पहला सारणी जो है वो प्रतिशत को बता रहा है, दूसरा सारणी आपको औसत मासिक सैलरी को बता रहा है, और तीसरा सारणी संख्या को बता रहा है। तो इसके आधार पे हम लोग एक टेबल फॉर्म कर देंगे, क्योंकि स्टैटिक्स का क्वेश्चन विदाउट टेबल बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, और के साथ बनाने में एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगा। और आप लोगों को पता है कि आंसर लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आंसर पे ही मार्किंग होता है। स्टेप पे मिल जाता है 1-2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन जहाँ 6 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलेगा तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि एक बात तो ध्यान में रखिए कि 72 मैक्सिमम मार्क्स है। तो अगर 72 में 72 ले आए तब तो आप रैंक होल्डर के दौड़ में रहेंगे। जो 88 एचडीएम का सीट है उसके लिए तो 72 में 72 लाना बहुत ही नेसेसरी है। विदाउट 72 में 72 लाए आप एचडीएम का पोस्ट पाने में दिक्कत होगी, ये जान लीजिए। तो इस बात से देख सकते हैं कि स्टैटिक्स का जो रोल है वो आपको रैंक दिलवाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 60 प्लस अगर स्टैटिक्स में नहीं आया तो आपको इंटरव्यू कॉल आने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर इंटरव्यू कॉल आ भी जाएगा तो फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत है। तो एक चीज़ तो ध्यान में है कि स्टैटिक्स को इग्नोर करके आप रिजल्ट तो नहीं ले सकते हैं। और 72 में 72 अगर नहीं लाए तो एचडीएम तो भूल ही जाइए। फिर दूसरे पोस्ट से आपको संतुष्ट करना पड़ेगा और फिर अगले बार वैकेंसी में एचडीएम का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बात को ध्यान में रख के स्टैटिक्स पे ज़्यादा फोकस करें और स्टैटिक्स को बनाएं। जितना इसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना वो ईजिली बनेगा और उतना वो आपके कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि इस सेक्शन को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको विदाउट कंट्रोल आप सोचिएगा सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है। आइए क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो ये जो 3 सारणी दिया हुआ है क्वेश्चन को, तो इसको डिकोड करने के लिए एक टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम टेबल पहले से बना दिए थे ना, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो आइए इस टेबल को देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है टेबल को। तो एक तो हम ये इस वाले ग्राफ से 2 चीज़ तो हमको दिख रहा है। ये जो ग्राफ है इसे 2 चीज़ दिख रहा है कि ईयर दिया हुआ है और यहाँ पे संख्या दिया हुआ है। ये जो है ये संख्या है। ठीक, क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़िएगा तो यहाँ आपको दिख जाएगा। और क्वेश्चन में मेंशन भी किया गया है कि कौन सा सारणी किसके लिए है। तो यहाँ पे वर्ष और यहाँ पे सफल विद्यार्थियों का संख्या। तो उस ग्राफ से हम वर्ष 1992 में 900 विद्यार्थी सफल हुए। उसी तरह 93 में 650, 94 में 1100, 95 में 1296 में 1000, यानी कुल 4850 लोग सफल हुए। अब आ जाइए पहली सारणी से। तो पहली सारणी है वो प्रतिशत शो कर रहा है। किसका प्रतिशत शो कर रहा है कि वो जो 92 में, यहाँ देखिए 900 जो लोग सफल हुए हैं, तो उसमें से 22% वित्त क्षेत्र के थे, 36% मार्केटिंग के थे, ठीक है। उसके बाद 19% सॉफ्टवेयर और 23% अन्य। यानी वो जो 900 लोग पास आउट हुए उसमें से 22% वित्त में, 36% मार्केटिंग में, 19% सॉफ्टवेयर में और 23% अन्य क्षेत्र के लोग। तो वो इस टेबल में हमको दिखा देना है कि 22% वित्त में, 36% मार्केटिंग में, 19% सॉफ्टवेयर में और 23% अन्य में, ठीक है। और ये जो टेबल दिखा रहा है तो उनकी मासिक सैलरी, औसत मासिक सैलरी, यानी 5450 वित्त वालों का था, 5170 मार्केटिंग का था, 5290 सॉफ्टवेयर का था। अन्य का मासिक सैलरी नहीं मेंशन किया गया है और अन्य की निकालने का जरूरत भी नहीं। तो यहाँ पे मासिक सैलरी शो कर दिए हैं, ठीक है। और इस 900 में 22% यानी 198, यहाँ कैलकुलेटर हम शो कर देते हैं कि 900 का 22% 198, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा 198। तो इस अनुसार हम लोग ये पूरा टेबल फॉर्म कर लीजिएगा। आपको एक टेबल फिर से दिखा देते हैं। हम तो टेबल फॉर्म कर दिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में या जहाँ भी बना रहे हैं टेबल इस अनुसार फॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या लिखना है, इसी अनुसार टेबल बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए और टेबल इस वाले क्वेश्चन में इस अनुसार बनेगा। इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कौ में पूछ रहा है कि 5 वर्षों के दौरान वित्त एवं मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या का अंतर कितना है। अंतर को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पूछ रहा है 5 वर्ष के दौरान वित्त एवं मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार विद्यार्थी का अंतर, यानी हमको टोटल 5 साल में वित्त और मार्केटिंग क्षेत्र में जो रोजगार प्राप्त किए हैं विद्यार्थी, उन दोनों का अंतर निकालना है। तो इस टेबल से हम देख सकते हैं कि कुल पिछले 5 साल में वित्त क्षेत्र में 1190 लोग और मार्केटिंग क्षेत्र में आपको 1873 लोगों ने रोजगार प्राप्त किया है। बस यही क्वेश्चन है, इस दोनों को माइनस कीजिएगा, आंसर आ गया। टेबल बनाने के बाद कितना आसान हो जा रहा है आप देख ले रहे हैं। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है और कितना इजीली ये बन जा रहा है। तो बस एक हम लिखते हैं, बाद बाकी लिखने का काम आप लोग कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन को हम लिख देते हैं कैसे बनेगा। इसमें लिखना है सारणी से 5 वर्षों में
वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 1109 तथा मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है 1873। बस इसीलिए अभिष्ट अंतर 1873 माइनस 109 दैट इज 764। इसको माइनस कर दीजिए, इतना आ गया। ठीक है, ये आपका 7 नंबर इसको सिक्योर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर ये आपका सिक्योर है, ये आ गया। तो टेबल बनाने पे देखिए आसानी से, नहीं तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, फिर उसको लिखना पड़ता है। एक बार टेबल बनाए, इसी से जितना भी आगे का क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क में। वर्ष 92 से 96 तक वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत आय में कितनी वृद्धि हुई है, प्रतिशत में दिखाना है। ठीक है, यानी 92 से 96 में। तो अगर एक चीज़ हम यहाँ पे ख लिखे हैं, तो अगर हम देखें तो 92 में 1992 में वित्त क्षेत्र में जो औसत आय था वो 5450 है। 5450 यहाँ दिख रहा है औसत आय। और 1996 में कितना है 9810। 9810 है। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, लैंग्वेज अपने अनुसार आप लोग लिखते रहिएगा, तो बार बार लैंग्वेज लिखेंगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा। तो इसीलिए इसको अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि 9810 माइनस 5450 बटे 5450 गुने 100 कितना होगा 80% वृद्धि। ये उसका उत्तर हो गया। इसमें लिखना है, अगर लैंग्वेज आप सुन लीजिए, लिख लीजिएगा अपने से आप लोग। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि वर्ष 1992 में वित्त क्षेत्र में प्राप्त औसत आय 5450 था तथा 1996 में औसत आय 5810 था, 9810। तो इसीलिए अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत इतना। देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी 7 नंबर है, 7 नंबर सिक्योर हो गया। गौ में आते हैं। गौ क्या पूछ रहा है? गौ पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र की शुरुआती आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। अब औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करते हैं सॉफ्टवेयर क्षेत्र का। तो यानी इसमें क्वेश्चन में करना क्या है कि औसत आय जितना आ रहा है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है प्रतिशत में उसका, क्योंकि यहाँ पे देखिए औसत वार्षिक वृद्धि दर यानी प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। वृद्धि दर निकालना है तो इसको प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सिंपल सा इस क्वेश्चन को ऐसे टेबल बनाइएगा, इधर वर्ष लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे औसत आय रहेगा, ये ऐसे ही बनेगा। इसमें प्रतिशत परिवर्तन 92, 93, 94, 95, 96। औसत आय कितना है 5290, 6440, 7050, 1760। और ये यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं है। यहाँ पे एक हम लिख दे रहे हैं, क्या होगा 6440 माइनस 5290 बटे 5290 गुने 100। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6440 माइनस 5290 डिवाइडेड बाई 5290 गुने 100 कितना आ रहा है? अरे यहाँ को कैलकुलेशन में गलती हो गया। 6440 माइनस 5290 इक्वल टू 1150। अब कीजिए डिवाइडेड बाई 5290 गुने, नहीं इसमें थोड़ा ये हो रहा है इतना, फिर इक्वल टू गुने 100। हाँ ये आ गया, कितना आया 21.74 कर देते हैं 4%। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर बटे प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो ये आपको परिवर्तन दिख जाएगा। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर कुछ था नहीं इसलिए यहाँ पे डैश रहेगा और ये काउंट भी नहीं होगा औसत निकालने में। लेकिन इसके बाद होता है यहाँ पे ये हो गया करंट ईयर, क्योंकि अगर हमको 93 में वृद्धि प्रतिशत निकालना है कितना हो रहा है, तो 92 की तुलना में 93 में कितना वृद्धि हुआ वो दिखाएंगे। तो उसके लिए होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर
डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो ये आपको इतना वृद्धि हुआ है, यानी 92 की तुलना में 93 में इतना वृद्धि हुआ है। और अगर घाटा हुआ है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जब ये आप कैलकुलेशन कीजिएगा कैलकुलेटर पे, अपने ही कैलकुलेटर के परसेंटेज के आगे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ वृद्धि हो रहा है तो इतना वृद्धि। तो इसी अनुसार अगर इसको भी कीजिएगा, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 9.47%। अब हमको 95 में देखना है, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100, तो यहाँ हो जाएगा 10.07%। करेंट ईयर फिर वही प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100, तो ये हो जाएगा 11.34%। अब हमको निकालना है औसत वार्षिक दर, तो सीधा सीधी यहाँ पे लिख देना है औसत वार्षिक दर जो है वो आपको है कितना है 21.74 प्लस 9.47 प्लस 1007 प्लस 1134 डिवाइडेड बाई 1234, तो ये आ गया 1.152%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये ऐसे ही बना देना है, कॉपी में ऐसे ही बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल देख के और ये आंसर देख के आपको इसमें 7 नंबर मिल जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और आपको नहीं हो रहा है तो आप 2-3 RTI कॉपी 66, 67 या 65, 64 का डाला हुआ है यूट्यूब में, GS1 GS2 का। अब GS1 का सेक्शन स्टैटिक्स वाला निकाल के आप लोग यूट्यूब के माध्यम से या और किसी भी माध्यम से RTI कॉपी देख लें कि मार्किंग किस अनुसार हो रहा है। 1 से 2 कॉपी देखेंगे आप लोग एक अंदाज़ा लग जाएगा कि अच्छा यहाँ तक में ये तो लाना बहुत ज़रूरी है, आंसर लाना बहुत ज़रूरी है, अगर ये गलत आ रहा है तो इसमें हमको कितना नंबर मिल सकता है। तो ये सब आप लोग एक बार देख लें कि जो मार्किंग का पैटर्न है वो किस अनुसार कर रहा है BPSC, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग एक बार मार्किंग का पैटर्न को गौर से देख लें। अब आते हैं हम लोग इस वाले नंबर पे। वर्ष 1993 में प्रबंध स्नातकों को दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी क्या थी? ठीक है, अब हमको देखना है कि 93 में प्रबंध स्नातक, यानी जो ये वित्त है, मार्केटिंग है और ये सॉफ्टवेयर है, ये तीनों मैनेजमेंट के ग्रेजुएट हैं। अगर इंग्लिश में देखिएगा तो आपको यही दिखेगा कि जो ग्रेजुएट हैं इस लोगों को कितना दिया जा रहा है। तो अगर इस तीनों लोगों का जो सैलरी दी जा रही है उसको अगर ऐड कर दे, और क्या पूछ रहा है, औसत तीनों का निकालना है, तो तीनों का सैलरी को ऐड करके और उसको डिवाइडेड कर दे 3 से, तो औसत निकल जाएगा। नहीं निकलेगा? यहाँ देखिए घ नंबर, तो सीधा सीधी दिया हुआ है कि वित्त को 1993 में कितना सैलरी मिल रहा है, 6380 मिल रहा है। आप लोग क्वेश्चन से देखिएगा, टेबल से भी देख लीजिएगा। हाँ, उसी तरह मार्केटिंग वाले को 6390 मिल रहा है, और सॉफ्टवेयर वाले को 6440 मिल रहा है। तो अगर ये तीनों को ऐड कीजिएगा, तो अगर इस तीनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, और ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो इस तीनों को ऐड करके अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 6380 प्लस 6390 प्लस 6440/3 इक्वल टू ये मिल रहा है। क्या पूछा है? मासिक औसत सैलरी, बस यही लिख देना है। ये आपका हो गया मासिक औसत सैलरी। यहाँ क्वेश्चन को समझना है। यहाँ जो ये आप लोग को लग रहा है इतना आसान सा है, यहाँ पे लोग क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ लोग प्रबंध स्नातकों को जो दी जा रही है, तो यहाँ खोज रहे हैं कि प्रबंध स्नातक भाई कहाँ है। अरे ये तीनों ही तो प्रबंध स्नातक है। और यहाँ क्वेश्चन इसी तीनों के बारे में पूछ रहा है कि इन तीनों का मासिक औसत सैलरी क्या थी। तो ये प्रबंध स्नातकों का मासिक औसत सैलरी बता देना है। 7 नंबर मिल गया, थोड़ा लैंग्वेज इसमें डाल देना है, हो गया। अब आइए आखिरी क्वेश्चन में। क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन समझ के टेबल बना दिए, स्टैटिक्स में कुछ नहीं है। अगर स्टैटिक्स में पकड़ आपका हो गया तो आपको जो जितना, अगर GS1 और GS2 में टोटल 6 सेक्शन है, तो सबसे ईजी सेक्शन स्टैटिक्स है। और आप लोगों को पता है कि ये पूरा मैथ्स है तो स्कोरिंग तो होगा ही। स्कोरिंग एंड ईजी दोनों सेक्शन है ये स्टैटिक्स, खाली इसे पकड़ आप लोगों को बना लेना है। अब आइए 1994 में वित्त क्षेत्र में एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा अर्जित की गई कुल वार्षिक आय का अंतर। यहाँ पे याद रखिएगा वार्षिक आय, क्योंकि ये जो है ये मासिक आय दिया हुआ है, ये जो है ये मासिक सैलरी दिया हुआ है, इसको हम लोग को वार्षिक में निकालना है। ठीक है, अब आते हैं। तो अगर हम लोग बात करें 1994 में, लैंग्वेज आप लोग अपने अनुसार लिखिएगा। वित्त क्षेत्र में जो कुल विद्यार्थियों की संख्या थी वो कितनी थी? 253 है। क्योंकि यहाँ पे निकालना है हमको, तो सबसे पहले निकालना है कि यहाँ पे कुल वार्षिक आय उन लोगों का कितना है। क्या
कुल वार्षिक आय निकालेंगे, उसके बाद ही तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि विद्यार्थी अर्जित की कुल वार्षिक आय, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे औसत का कहीं कोई जिक्र है नहीं क्वेश्चन में। पढ़िए एक बार, 1994 में वित्त और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित की गई कुल वार्षिक आय। कुल वार्षिक आय निकालने के लिए हमको ये भी, जैसे 1994 में 253 विद्यार्थियों को 7550 रुपये महीना औसत दिया गया। तो यानी अगर इस लोगों को कैलकुलेशन करेंगे तो ये 12 मंथ का सैलरी इन लोग का निकालना होगा। उसके बाद उसी तरीके से सॉफ्टवेयर का निकालना होगा, दोनों को माइनस कर देना होगा। क्वेश्चन में ही पूछ रहा है। तो पहले हम वित्त क्षेत्र का निकाल लेते हैं कि 253 यहाँ पे कुल विद्यार्थी थे, ठीक है। और इनका जो औसत मासिक सैलरी है वो 7550 है ना, इतना है। तो अगर हमको कुल वार्षिक आय निकालना है इनका, तो कुल वार्षिक आय निकालने के लिए हम तो सबसे पहले कितने लोग हैं, यहाँ लोग हो गए, इसको गुना कर देंगे हम 7550 से, ठीक है। तो ये क्योंकि ये मासिक आय है, औसत मासिक आय, ये आप लोग पता है ना, ये जो दिया है ये पूरा औसत मासिक आय है। तो अगर हम इतना ही कैलकुलेशन करेंगे तो ये मेरा कितना क्या निकलेगा, ये मेरा मासिक आय निकलेगा। अगर इस दोनों को ही हम कैलकुलेशन करें केवल तो ये मासिक आय निकलेगा, लेकिन हमको निकालना है कुल वार्षिक आय, क्योंकि क्वेश्चन ने वार्षिक पूछा है। यहाँ तो कोई डाउट आप लोगों को तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये कुल विद्यार्थी हैं और ये लोगों का जो मासिक औसत आय इतना आ रहा है। सिंपल से गुना कर दीजिए तो कुल मासिक आय आ गया। अब कुल मासिक आय में अगर हम 12 गुना कर दें तो 1 वर्ष का आ गया सैलरी। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, अगर ये हम कर दें टोटल कैलकुलेशन, अगर आप लोग देखिए, अगर ये हम कैलकुलेशन कर दें टोटल, तो यहाँ पे कुल वार्षिक आय आ जाना चाहिए 253 इंटू 7550 इंटू 12, 229218, ये हो गया वित्त क्षेत्र का कुल वार्षिक आय। बस अब यही करना है सॉफ्टवेयर के लिए। यही ना पूछ रहा है। तो सॉफ्टवेयर का भी सिंपल सा अगर हम कैलकुलेशन करें, आप लोग टेबल से देख लीजिएगा, तो वहाँ पे 231 लोग हैं और इतना है उन लोगों का। अगर केवल यही हम छोड़ दें तो कुल मासिक आय मेरा निकल जाएगा। इसमें गुना 12 कर देते हैं, तो अगर इसको गुना 12 करें तो आ जाएगा मेरा, कर लें 231, इतना आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं अभिष्ट अंतर। लैंग्वेज आप लोग अपने अनुसार देते रहिएगा, क्योंकि लैंग्वेज देने का उतना टाइम है नहीं। 22921800 माइनस 1954260 आ जाइए, 22921800 माइनस 1954260 3379200, ये आ गया आंसर। यही आंसर है। कोई दिक्कत है? ये पांचों जो सेक्शन इतना इजी बना, इस क्वेश्चन को लोग आपको इसके कारण, जो ये 3 सारणी दिया हुआ है, इस तीनों सारणी के कारण इस क्वेश्चन को लोग टैकल नहीं कर रहे थे। लेकिन जब इसको हम लोग टेबल फॉर्म में बना लिए, टेबल को अगर आप लोग को देखना है तो एक बार जूम आउट कर देते हैं। ये देखिए टेबल पूरा ऐसे स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, और ये टेबल जब बन जाएगा तो उसके बाद ये कितना आसान हो गया ये पाँचों को बनाना, आप लोग देख चुके हैं कि कितना ईजिली ये पाँचों बन जा रहा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग ये टेबल बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो 36 नंबर है, ये टेबल बना लेने के बाद वो 36 नंबर लाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 15 से 20 मिनट में ये टेबल बनाने के बाद 10 से 15 मिनट में आप 36 नंबर आराम से ले आएंगे। और ये टेबल भी कोई हार्ड नहीं है, आपको बता दिए सब कुछ मेंशन है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, निकालना खाली यही है। इस टेबल में खाली संख्या निकालना है, बाद बाकी सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसको अरेंज कैसे करना है यही लोगों को नहीं पता था, जिस कारण से ये इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने नहीं हैंडल किया। आप देख लीजिए, बाद बाकी सब डाटा तो दिया हुआ ही है क्वेश्चन में ही, और ये कैलकुलेटर से आराम संख्या निकल जाएगा। 900 का 22%, 198, 650 का 17%, 110, 1100 का 23%, 253, ऐसे करके सब निकल गया। जब सब निकल गया तो ये जो पाँचों क्वेश्चन है, कौन सा बड़ा है, हम लोग तो बनाए अभी। लैंग्वेज आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा हार्ड नहीं है। स्टैटिक्स में खाली प्रैक्टिस करते रहिए, और 72 नंबर जो है वो रखा हुआ है, उसको लाना उतना मुश्किल नहीं है। और अगर ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग इसको शेयर करें और कमेंट करें क्या कि हम इसको और कंटिन्यू करें कि नहीं करें आगे,
क्योंकि देख रहे हैं इस वाले में ज़्यादा व्यू भी नहीं आ पा रहा है, उस अनुसार ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच नहीं पा रहा है। और एक चीज़ है कि 72 नंबर का जो स्टैटिक सेक्शन है इसके लिए लोग बहुत भटक रहे हैं। आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो हम इसी चैनल पे आपका ये 72 नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा करवा देंगे। आपको कहीं जाके पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। 2500, 2000, 3000, 4000, और मुश्किल से मुश्किल 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर स्टैटिक्स में आप लोगों का इतना ज़्यादा कमांड हो जाएगा कि आप लोगों को दिक्कत नहीं है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए। अगर ऐसा आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हम यूट्यूब में देख रहे हैं कि 2500, 3000, 5000 लेके स्टैटिक्स को बताया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और हम आप लोगों से ये वचन देते हैं कि जो वचन तो कुछ ज़्यादा हो गया, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इसी चैनल पे आप जुड़े रहिए और ये हम कवर करवा देंगे, स्टैटिक्स आप लोगों को कवर करा देंगे। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, 10 दिन में ही स्टैटिक्स में आप लोगों के पास ऐसा कमांड हो जाएगा कि स्टैटिक्स आप लोगों को बाएं हाथ का खेल लगेगा। और ये सबसे पहले आप ये 72 नंबर ही अटैम्प्ट करेंगे अपना जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। बहुत ईजी सेक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, लेकिन आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और 3 क्वेश्चन तो अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं, और ये इसमें क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी 1 से 2 दिन हम उसको सॉल्व करके 66 बीपीएससी को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 65, 64, 63 और 60 से 62 यहाँ तक हम कंप्लीट कराएंगे। इसमें आपको अकाउंट ऑफिसर और सीडीपीओ हुआ है उसका है, और जो आने वाले समय में ऑडिटर होगा, सीडीपीओ होगा, डबल ए होगा उसका, ये जो सब है, ये सब का क्वेश्चन इसी चैनल पे आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। इधर उधर आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे आप लोगों को स्टैटिक्स सॉल्व करा दिया जाएगा और स्टैटिक्स पे कमांड करा दिया जाएगा। और इस वाले अगर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हर एक को हम कमेंट में रिप्लाई करेंगे कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।